बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट GNN स्टूडियोज़। वेरी एक्साइटेड, मेरे साथ आज असद उमर मौजूद हैं। ही हैपन्स टू बी वन ऑफ दोज पॉलिटिशियंस जिन्होंने, मेरा ख्याल है, प्रेजेंट सिस्टम के अंदर रहते हुए बहुत मुश्किलात झेलने के बावजूद उम्मीद का दामन है उसको नहीं छोड़ा हुआ अब तक। वह मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वेरी रिसेंटली इनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसके अंदर वो उम्मीद की बात कर रहे हैं एंड दैट उम्मीद इज़ अबाउट मीसाक के जमहूरियत का सेकंड वर्जन। क्या है वो, क्या सब होगा मुस्तकबिल में, सबके ऊपर बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। अच्छा, आपका आर्टिकल मेरी आंखों के सामने से गुजरा एंड हेंस वी आर हैविंग दिस पॉडकास्ट ओवर हियर। मेरा ख्याल है हम आगाज़ वहीं से करेंगे। इतनी पोलराइज सोसाइटी जहाँ पे बिल्कुल हर जगह नाउमीदी है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द वे फॉरवर्ड गोइंग टू बी? इतनी डिवीजन जो हैं, इतनी फॉल्ट लाइंस जो हैं, इनको हम कैसे ख़त्म करेंगे? अच्छा, दो चीजें मैं बुनियादी आपके सामने रख दूं पहले, फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी मेरी सोच जो है वो कहाँ से आ रही है। पहली चीज तो ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है, जो एक जमहूरी अमल से बना था, वो जमहूरियत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। ये पहला मेरा मानना है। ठीक है। दूसरा मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान में जो जमहूरी ताकतें हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, जब तक उन्होंने एक दूसरे के गले पकड़े में, तो जमहूरियत नहीं चल सकती। ठीक है ना? तो एक तरफ तो ये एक बुनियादी असूल है। दूसरी तरफ मैंने ये जो आप मस्बत, आप उसका पहलू अगर आप देखना चाहते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की कौम ने कम कम ही हमारी कामयाबी हासिल हुई है, खासतौर पर पिछले 20-30-40 साल के अंदर। लेकिन जब भी मुत्तहिद होकर कोई काम करने की कोशिश की है, यानी पूरी कौम जो है किसी चीज के ऊपर इत्तेफाक राय पैदा होगी और फिर मिलकर काम किया, तो हम बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर चुके हैं। और उसकी सिर्फ दो मिसालें अगर मैं आपके सामने रखूं, तो एक तो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, सारी दुनिया ने, दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों ने तेल का जोर लगा लिया, वो नहीं रोक सके पाकिस्तान को, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियों में और इस्टेब्लिशमेंट में, पूरी एक माशरे के अंदर इत्तेफाक राय थी कि ये हमने करना है और ये हमें हमारी मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। दूसरा, जरा सा ज्यादा हालिया अगर मैं मिसाल आपको दूं, तो सारी दुनिया के अंदर कोविड आ गया, तबाही फैल गई, और ऐसा चैलेंज नजर आया जो शायद सदियों में कोई एक दफा आता है या एक सदी में एक दफा आता है। तो तमाम दुनिया ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन सारी दुनिया ने यह माना कि पाकिस्तान जो है उसका बेहतरीन रिस्पॉन्स था, और उसकी एक बुनियादी वजह ये थी। और उसकी मैं आपको एक मिसाल दे दूं, इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, दुनिया का बड़ा जाना पहचाना, बहुत मुस्तरद मैगजीन है। उन्होंने इंटरनेशनल रेटिंग्स की 3 दफा। सो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जो तीनों दफा टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग कोविड रिस्पॉन्स कंट्रीज के जुमरे में आया। और उसकी मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह बनी, वो मिनहसुल कौम, सबने फैसला किया कि ये चैलेंज है, इसको मिलकर करना है। तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सूबाई पार्टियां, मिलिट्री, सिविल इदारे, सबने मिलकर काम किया। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तानी मिलके काम करने को तैयार हो जाएं, तो हम बहुत तरक्की भी देख सकते हैं और बड़े से बड़े चैलेंज को भी अबूर कर सकते हैं। ठीक है, मेक सेंस आपने। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन का जो जिक्र किया है, या उससे पहले भी, तो उसके अंदर तो मेरा ख्याल है एक अथॉरिटेरियन सेटअप का आपको उसके अंदर आपको लिंकेज नज़र नहीं आता कि आपको एक कौम को बताया गया था कि आपको ये फॉलो करना है, उसके पास उनके अंदर चॉइस नहीं दी गई थी। मतलब स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था डे टू डे बेसिस के ऊपर। जो चलने वाले मजदूर थे, मेहनत कश तबका था, उनका मानना था कि हम लोग तो मर जाएंगे, पिस जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन उनको बताया गया आपने ये ही करना है। एंड एक चीज़ और मैं यहाँ पे भी ऐड करना चाहूँगा कि स्पेशली आफ्टर पोस्ट कोविड, पोस्ट PTI टेन्योर, पोस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो हमने डिवीजन और फॉल्ट लाइंस जिस ग्रेविटी की देखी हैं, वो उससे पहले पास्ट में 70 सालों में हमें देखने में नहीं नजर आती। सो व्हाई इज नाउ गोइंग टू बी डिफरेंट? हाउ इज नाउ गोइंग टू बी डिफरेंट? दोनों चीजों की बात कर लेते हैं। पहली बात तो जो आपने कहा, वही जो मजदूर चाहता था कि मईशत का पहिया बंद ना किया जाए, वही तो हमने किया। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ही यही था कि वो जिस तरीके से अमेरिका के अंदर, भारत के अंदर, यूरोप में बहुत सारे मुल्कों के अंदर बिल्कुल मईशत को बंद कर दिया गया था और उसकी वजह से एक तबाही आई, हमने वो नहीं किया। देखिए, बंदूक तो किसी के सर पे नहीं थी। ये हुआ कैसे, कामयाब कैसे हुआ? सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत, आजाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत। ये तमाम पार्टीज की, ये तमाम हुकूमतें थी, इन सब ने एक प्लेटफॉर्म पे आके मिलके फैसले किए। NCOC, जहां से ये सारा काम मरकजी तौर पे किया जा रहा था, वहां पे सिविल क़यादत भी मौजूद थी, वहां अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। और इसी वजह से
अच्छा, पूरा मीडिया ने उसको सपोर्ट किया, तो पूरी कौम ने एक मिलकर काम किया और उसके अंदर बहुत सख्त लोगों ने सख्तियां झेली। और इसलिए नहीं झेली कि कोई उनको उठा के जेल में डाल देगा, लोगों ने इसलिए मान लिया कि सब लोग मिलकर ये कह रहे थे यार है तो मुश्किल ये, लेकिन ये करने की जरूरत है। दूसरी चीज जो आपने कहा कि इससे पहले नहीं, भाई आप जरा पाकिस्तान को, तारीख को जरा बहुत मुख्तसर देख रहे हैं। हम इस तरीके की जो आपस की जो रंजिशें हैं, जो आपस में इख्तलाफ है, हम्म, हद दर्जे के इख्तलाफ हैं, वो हम्म, हम पहले भी देख चुके हैं। इस मुल्क में मार्शल लॉ भी लग चुके हैं, बदतरीन मार्शल लॉ लग चुके हैं। हम्म, इस मुल्क में सियासी जमातियां जो बड़ी जमातें थी, वो आपस में 90 की दिहाई में किस तरीके से मुकाबला करते रहे और एक दूसरे की फौज के साथ मिलकर हुकूमतें गिराते रहे। उससे पहले 77 में चले जाएं, भुट्टो साहब के खिलाफ पीएनए ने कैंपेन चलाई और उसका नतीजा ये निकला कि भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आपस में हमारी इस वक्त मुश्किलात हैं और जो दूरियां हैं, ये कोई पहली दफा हम देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि अगर हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की अगर आप बात करते हैं और अब सिंस हमें तारीख में लेके गए हैं, तो वो एक लैंडमार्क अचीवमेंट थी उसको अगर कहा जाए, जो पहला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था। लेकिन अगेन सियासी जमातें तो सेम पेज पे आई थी, अस्करी क़यादत ने भी अपना रोल जो है वो अपनी फाइन लाइंस जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको बताई गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर रहने का इरादा जाहिर किया था। बट डोंट यू थिंक कि फिर सियासी जमातें ही थी, सियासी लीडरान ही थे जो कि अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पीछे हट गए थे? इस दफ़ा क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, जो मेरे जैसे लोग जो जमहूरियत में यकीन रखने वाले, मैंने आपको प्रोग्राम के इब्तिदा में ही कह दिया कि मेरे ख्याल में जमहूरियत के बगैर पाकिस्तान कामयाब ही नहीं हो सकती। हम्म, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हमारी नज़र में सियासी पार्टियों की ही होती है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये मीसाक जमहूरियत जो तमाम पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो, या तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, उनको बैठ के करने की ज़रूरत है। वो उसकी वजह ही यही है कि जब तक सियासी जमातें जो है वो एक पेज पे नहीं आएंगे, जिस वन पेज की हमें जरूरत है वो वन पेज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त का वन पेज नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी वन पेज होना पाकिस्तान के सियासी जमातों के लिए। जो पिछला वाला जो फेल हुआ उसकी दो वजूहत बनी। एक तो जैसे आपने कहा कि वो हो तो गया, साइन भी हो गया, उसके अंदर बेनजीर भुट्टो बड़ा उन्होंने एक किरदार अदा किया, नवाज शरीफ को कन्विंस किया, इलेक्शन का ना बॉयकॉट करवाए, पंजाब में हुकूमत भी बनी नून की। लेकिन हम्म, उसके बाद जब मिलिट्री और पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, तो काला कोट पहन के मियां नवाज शरीफ जो है अदालत में खुद पहुंच गए, एब्सोल्युटली। बेसिकली रिप्रेजेंट करते हुए जो इस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था उस वक्त। तो एक तो उसकी नाकामी की वजह यह बनी। दूसरी जो है वो उस वक्त एक टू पार्टी सिस्टम था पाकिस्तान में, इस हद तक के जो दो बड़ी जमातें थी जो वफाक में हुकूमत बना सकती थी, वो दो ही जमातें थी। और फिर उसके बाद एक तीसरी कुव्वत उभर के आई इमरान खान की तहरीक इंसाफ की सूरत के अंदर, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं थी। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी गलती जो हुई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से, कि जब इमर्ज कर रही थी तहरीक इंसाफ, उसी वक्त अगर वो कोशिश करते, क्योंकि उस वक्त इतनी ज्यादा शिद्दत से आपस में इख्तलाफात नहीं थे। 2008 के इलेक्शन से पहले ऐसे ही। एक ही प्लेटफॉर्म को शेयर भी कर रहे थे जिस वक्त जमहूरियत के लिए जदोजहद हो रही थी। तो इसलिए ये जरूरी है कि अब एक जो बदली हुई सूरत हाल है, सिर्फ एक बड़ी कुव्वत नहीं बल्कि सबसे बड़ी सियासी कुव्वत इस वक्त तहरीक इंसाफ है, तो उनके शामिल हुए बगैर किसी किस्म के निज़ाम के अंदर, सियासी निज़ाम के अंदर इस्तेहकाम आए, वो नामुमकिन है। क्या वो शामिल हो जाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। यहाँ पे तीन नाम तो मतलब असद उमर हमें नज़र में सामने नज़र आते हैं, हमेशा जमहूरियत की बात करते हैं। मिफ्ता इस्माइल शायद एक और नाम हो, शायद खाकान अब्बासी हो। ये तीन चार नाम हैं जो कि आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। लेकिन इन सारे पॉलिटिशियंस को साइड पे करके मैं अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का हवाला दे दूँ, तो क्या वो अग्री करेंगे मिसाक जमहूरियत के लिए? मतलब कि उनका दूसरा साल है कैद के अंदर, जितनी सारी रंजिशें तहरीक इंसाफ के दिलों के अंदर इस टाइम पाई जाती हैं, जितनी सारी वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई हैं और जिस हद तक की पोलराइज सोसाइटी हो चुकी है, क्या वो लोग मानेंगे असद उमर जाके अगर खान साहब के पास जाएं और जाके कहीं जी मिसाक जमहूरियत करना है, इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है उसको माइनस करना है, लेट बायगॉन्स भी बायगॉन्स, जो कुछ हुआ उसको माफ़ करते हैं, भूलते हैं, आगे बढ़ते हैं? क्या ऐसा हो पाएगा? देखिए, पहले तो इमरान खान की आप शख्सियत को अगर आप एनालाइज करें ना, हम्म, तो क्या इमरान खान के पास ये कैपेसिटी है कि उन्होंने कोई सियासी अपने फैसले किए हुए हों, अहम फैसले हों, उसके ऊपर एक पोजीशन ली हुई हो और उसके बाद बदलते हुए हालात के मुताबिक वो अपनी पोजीशन को तब्दील करें? तो बिल्कुल है, यही तो इल्ज़ाम लगाते हैं यार उनके जो ओपोनेंट्स हैं, वो सब उनको यू टर्न कहते हैं। वो तो, सो इमरान खान ने आज जो पोजीशन ली हुई है, या कई
पिछले साल से भी जो पोजीशन ली हुई है, अगर उनको नजर आएगा कि इसके अंदर उनका जो सियासी हदफ है, सियासी मकासद जो हैं, जो उनके ख्याल में मुल्क की बेहतरी के लिए है काम, तो क्या ये उसूली तौर पे उनसे तवक्को की जा सकती है कि वो अपना ओपिनियन फिर चेंज करेंगे? तो इसका जवाब तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली मस्बत के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल ये है कि असद उमर के कहने से तो नहीं उन्होंने बदलना ना, तो वो इंगेजमेंट के बगैर होता नहीं। वो तो तहरीक इंसाफ को, और तहरीक इंसाफ की रंजिशें जो हैं वो बड़ी हकीकी रंजिशें, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती ना। उनका चेयरमैन जेल के अंदर, उनकी वाइफ जेल के अंदर, उनकी बहनें जेल के अंदर रही थी, हजारों वर्कर जेल जा चुके हैं, बाकी लीडर्स जेल के अंदर हैं, उनकी निशान छीन लिया गया। तो उनकी रंजिशें तो हकीकत हैं, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन शायद जब बाकी दूसरी सियासी पार्टियों के साथ बैठेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि शायद उनकी भी कोई रंजिश ऐसी हो जो कि वाकई में हकीकत पर मबनी है। तो इसलिए, क्योंकि सियासी पार्टी सबसे बड़ी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ है, इसलिए जमहूरी निज़ाम का चलने का सबसे बड़ा फायदा जो है वो तहरीक इंसाफ को होना है। इसलिए मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इस बारे में बड़े दिल के साथ और खुले जहन के साथ इसको देखना चाहिए, और दूसरी सियासी पार्टी के साथ बैठ के कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए। इस सिलसिले के अंदर आपकी किसी से अभी तक बातचीत हुई है? तब आपका जो हमने सारा आर्टिकल जो आपका पब्लिश हुआ, जो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर भी अपने ऑडियंसेस के साथ मेंशन किया, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 के नाम से टाइटल्ड आपको वो मिलेगा, और असद उमर साहब ने खुद से लिखा हुआ है। तो उसके अंदर ये सारी आपने उसके अंदर पॉइंटर्स भी दिए हुए हैं कि क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी उनके ऊपर बाद में बात करेंगे। उससे पहले ये कि इस सारे सिलसिले को लेकर आपकी किसी और सियासी जमात, किसी और लीडर से बातचीत हुई है? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग जी। मेरे जो सियासी लीडर्स हैं, एक से ज़्यादा जमात के लीडर्स, उनसे मेरी बात हुई है इसके ऊपर। सारे मेरे आर्टिकल लिखा तो उसके बाद लोगों के कमेंट्स आते हैं, कुछ मिला भी हूँ, कुछ वैसे बातचीत हुई है। किसी एक आधे का नाम तो अगर आप ऐड करना चाहें, किसी अच्छी एक आधे का। नहीं, वो ये काम जो है ना, इसके अंदर जैसे ही आपने लोगों के ऊपर रोशनी डालनी शुरू की ना, आप सारा काम वहीं रुकवा देंगे। अच्छा चलें। और मैं कोई, जाहिर है वो नाम जो मैंने मुझसे तो जो बातचीत हुई है, एक आधा नाम तो मैंने शुरू में लिया था, खुद भी वो लिया था इस मैंने। प्रोसेस। अच्छा, मैं आपको बताऊं ना, मैं एक से ज्यादा पार्टी के लोगों से अच्छा मेरी, करिए ना ये, इनफैक्ट चले मैं आपको बताता हूँ कि किन पार्टी के लोगों चलें ये से मेरी बता दें, इतना बातचीत बता हुई दें, है। ये भी ठीक है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, अवाम पाकिस्तान पार्टी, तो कम से कम 4 पार्टीज के लोग तो मुझे एकदम जहन में आ रहे हैं। लेकिन वो जाहिर है ये कोई डिस्कशन मैं तो नहीं उनको गुफ्तगू करा सकता ना, गुफ्तगू तो उन्होंने खुद करनी है, तो वो कोई ऐसा कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है। लेकिन तकरीबन तमाम लोग जो हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हों या वो जर्नलिस्ट हों, वो सब ये कहते हैं कि हाँ ये होना तो चाहिए। लोगों के जहन में सवाल ये नहीं है कि ये अच्छी चीज है, ये होना चाहिए ही नहीं, उनके जहन में सवाल आता है होगा कैसे। और कैसे होगा? इंटरेस्टिंग बात है, जो सबसे ज्यादा जो कमेंट्स मुझे सुनने को मिले, वो तकरीबन आधे लोग ये कहते थे कि फौज कभी नहीं होने देगी, और बाकी आधे कहते थे इमरान खान नहीं मानेगा। तो ये तो इमरान खान वाला मामला तो मैंने खुद ही डिस्कस कर लिया ना कि खान साहब मानेंगे कि नहीं, वो तो मैंने आपसे पूछ लिया। फौज वाला और मैंने आपको उसका जवाब दे दिया कि अगर कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स इमरान खान साहब के सामने रखी जाएंगी तो उसूली तौर पर इमरान खान साहब को ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आज का उनका मौकफ जो है वो इसके मुताबिक नहीं है। लेकिन अगर आप कन्विंस कर सकेंगे उनको कि वाकई में ये हमारी दलील है, इसकी वजह से पाकिस्तान की बेहतरी है, जमहूरियत की बेहतरी है, तहरीक इंसाफ की बेहतरी है, तो वो बिल्कुल अपना जहन बदलने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो मतलब एक बड़ी होपफुल सी चीज़ आप बता रहे हैं। और अगर वे फॉरवर्ड यही है कि जहाँ पे तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पे आके काम कर सकेंगी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 जो है वो रिवाइव होगा और इन एक्चुअल जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखने को नज़र आएगी, तो मेरा नहीं ख्याल इससे खूबसूरत कोई चीज़ और खुशाइन बात हो सकती है। होगा क्या? आपने उसके अंदर 13 से 14 पॉइंटर्स मैंशन किए थे कि अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये पॉइंट्स हैं जो इनलिस्टेड होंगे, क्या पॉइंट्स होंगे वो? अच्छा, पहले तो मैं बता दूं, उनको 4 हिस्सों में आप बांट सकते हैं कि वो जो 13 मेरे नुकात थे उसमें पहले तो जो है जो बुनियादी ढांचा है जमहूरियत का, उससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो इस वक्त के सियासी जो सूरत हाल है, उन चीजों को सबको मैंने शामिल किया है, क्योंकि जब हकीकी लोग, ये कोई फलसफे की बात तो नहीं हो रही ना, एक्चुअल सियासी पार्टियां वहां पे बैठी हुई हैं, जैसे आपने कहा बहुत जख्म खाए हुए भी वहां पर बैठे हुए हैं। तो इस वक्त के जो करंट पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इस वक्त के जो सियासी मामलात हैं वो हैं।
फिर तीसरा जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों की जो सूरत हाल है, और कुछ खास तौर पे फौरी तौर पर एक कौमी कंसेंसस चाहते हैं ताकि उनके ऊपर बात की जा सके। और चौथी चीज़ ये कि पाकिस्तान का एक जमहूरी निज़ाम जो कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक एक डिवॉल्व स्ट्रक्चर है, कोई मरकजी कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, उसको चलाने के लिए बेहतरी से कैसे हो सकता है, उन चीज़ों को इंक्लूड किया। मैं करंट पॉलिटिकल इश्यूज को सिर्फ आपको बता दूं कि ये 26 तरमीम है, पीका है, 26 नवंबर और 9 मई के मामलात हैं, इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन है, इलेक्शन कमीशन की जो तारीख है इलेक्शन की वो क्या होनी चाहिए, फौजी अदालतों का क्या रोल होगा, जो सियासी कैदी हैं और जो सियासी केसेस चल रहे हैं उनका क्या होना है, ये सब मामला जो है पॉलिटिकल करंट इश्यूज के अंदर है। और जो बुनियादी ढांचा है उसके दो ही चीजें हैं यार, एक तो सियासी जमातें आपस में किस तरीके से काम करेंगी, क्या मुकाबला जो है वो जायज है और क्या मुकाबला जो है वो जायज नहीं है, उसकी हुदूद और क़यूद जो है, और ख़ास तौर पे एहतसाब का निज़ाम जिसको इस्तेमाल किया गया है सियासी जमातों के अंदर टकराव के लिए, उसको किस तरीके से इत्तफाक राय उसमें पैदा की जाए। एब्सोल्युटली ऐसा ही है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, उनके खिलाफ तो कुछ ऑब्वियसली कैसे कोई चीज़ जा सकती है। लेकिन वही मेरे ज़हन के अंदर ना एक चीज़ आ रही थी कि फ्रीडम फाइटर फॉर वन इज़ टेररिस्ट फॉर अनदर, ठीक है। मतलब ये कोट ऑब्वियसली यहाँ पे एज इट इज़ तो नहीं रेप्लिकेट होती, लेकिन पॉइंट इज़ कि अगर एहतसाब, जिस तरह मैंने आपके सामने अगर पॉइंट्स खोले तो उसके अंदर एहतसाब है, तो एहतसाब वाला मामला कैसे होगा? मतलब कि बहुत से लोगों के लिए जो एहतसाब होगा और जो उनके लिए जायज़ हक होगा वो दूसरों के लिए डिप्रेशन होगा, दूसरों के लिए ऑपरेशन होगा, सॉरी डिप्रेशन बाद में उनसे कन्वर्ट होगा, लेकिन वो उनके लिए ऑपरेशन होगा। तो मतलब सियासी जमातों के साथ साथ मजहबी जमातों का क्या रोल होगा? ये ऑफ द टॉप ऑफ माई माइंड 3 4 5 6 चीज़ें आ रही हैं जो कि मेरा ख्याल है कि अगर ये हो जाएं, इनको भी एड्रेस कर लिया जाए तो इससे तो कुछ अच्छी बात हो ही नहीं सकती। बिकॉज पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हमारे व्यूअर्स को, एक एक बच्चे को पता है कि अगर कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, अगर कोई मुस्तकबिल पाकिस्तान का है तो वो तो मिसाक जमहूरियत के अंदर ही है। बट होगा कैसे, शायद वो डिबेटेबल है। सही। अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर यही मान लिया जाए कि ये जरूरी है और इसके ऊपर बहस शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में ये जबरदस्त एक इब्तिदा है ना, कि इसके ऊपर मैं अपनी राय दूं कि मेरे ख्याल में ये रास्ता बेहतर है इसको करने का, आप अपनी राय दें, दूसरे सियासी लीडर्स जो हैं वो अपनी राय दें, लेकिन एक कम से कम एक इत्तेफाक राय पैदा हो कि जो रोजमर्रा के मसाइल में जो हम उलझे हुए हैं, ये रोजमर्रा के मसाइल का जो हम फौरी हल चाहते हैं वो फौरी हल जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर वो फौरी हल आपने हासिल कर भी लिया और ये जो बुनियादी मसाइल हैं जड़ तक आप ना पहुंचे तो आप 2 या 3 साल के बाद दोबारा यहीं पर खड़े होंगे। इसलिए दोनों काम करने की जरूरत है। ये नहीं कि आप लोगों को बोलेंगे अच्छा 3 साल मुज़ाकरात होंगे हमारे नए मिसाक जमहूरियत के ऊपर, तो फिलहाल आप जो है ना जेल के अंदर तसल्ली से बैठे रहें और आपका मैंडेट पे जो डाका डल गया है तो उसको भी आप बर्दाश्त कर लें, एटसेट्रा एटसेट्रा। जहां तक आप बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की, देखिए ये कोई नए सियासत में तो आए हुए नहीं, इनको सियासत में आए हुए 40 साल से ज्यादा हो गए। 1983 में पहली दफा मियां नवाज शरीफ जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बने पंजाब के। उनको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर थे, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट की नजर से दूर हो गए, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के दोबारा मंजूर नजर हो गए, फिर वो गद्दारे वतन हो गए, फिर उनको जेल डाल दिया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ वजारत उज़्मा से नहीं हटाया गया, उनको जेल डाल के फिर मुल्क से बाहर भेज दिया गया। उसके बाद फिर वो एक्सेप्टेबल हो गए और फिर वो अनएक्सेप्टेबल हो गए। तो ये साइकिल जो है, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी अपने मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो है वहां पे भी भुट्टो साहब का वक्त शुरू होता है एक डिक्टेटर के साथ, अयूब खान के साथ, और उसके बाद जो है वो कभी वो मंजूर नजर हो जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट के, कभी वो गद्दार हो जाते हैं, वो फिर मंजूर नजर हो जाते हैं बदकिस्मती से। तो इसलिए ये सियासी पार्टी जो है उस सारे सफर से गुजरने के बाद, मैं आपको इस्माइल पता नहीं आपकी इनसे बात होती है कि नहीं होती, मेरी तो बातचीत होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मुख्तलिफ सियासी के लोगों से बात करता रहा हूं। आप इनमें किसी एक से बशमूल जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं उनसे पूछें कि क्या आप मुतमईन हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की जमहूरियत है? क्या आप पुरुमीद हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए? जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, आपको एक भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो पुरुमीद नजर आए और जो मुतमईन नजर आए। तो पंजाब सब ये मानते हैं तो आप पंजाब में, लाहौर में तो इतना हाल है, इसमें तब्दीली की जरूरत है। पंजाब में तो जगह जगह मरीम नवाज की 365 दिनों की कारकर्दगी के बैनर लगे हैं, वो तो बड़े पुरुमीद और बड़े मतलब उनके लिए बहुत खुश हैं वो लोग। तो
नहीं, वो देखें, वो हुकूमत जो भी होगी वो कहेगी कि आज तक इससे बेहतर हालात कभी नहीं थे, अच्छा, ऑपोजिशन जो भी पॉलिटिकल होगी नैरेटिव है। वो, हाँ, वो पॉलिटिकल नैरेटिव तो चलता रहता है। मैं स्टॉक वो बोल रहा हूँ ना, एक्सचेंज कैमरा हटाएं ना, स्टॉक कैमरा एक्सचेंज की जो हटाएं और अलग फिगर्स से हैं, जरा बात तो करके दें। स्टॉक एक्सचेंज की जो फिगर्स हैं इतनी ज़्यादा स्काई रॉकेट, तारीख में इतना ऊंचा हमें कभी फिगर्स देखने को नहीं मिली। इकोनॉमी बेहतरीन, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट पहली दफा रिकॉर्ड नहीं बना रही, स्टॉक मार्केट इससे बहुत दफा पहले रिकॉर्ड बना चुकी है, और उसके बावजूद हर 2 या 3 साल के बाद आपकी जमहूरियत जो है वो तहस नहस हुई होती है। पाकिस्तान के अवाम जो है इस वक्त, आज जिस दिन ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रिकॉर्ड सतह पर, उसमें कोई शक नहीं है कि स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पे है। आज के जो अवामी ओपिनियन पोल हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान के हर 4 में से 3 लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो मुस्तकबिल से नाउमीद है। आप ग्राउंड पे जाके लोगों से जरा बात तो करके देखें होपलेसनेस कि तो है, इसमें उनके तो कोई ख्याल दूसरी राय नहीं सूरत है। हाल क्या है। इसमें कोई दूसरी जी, 2021, 22, 23, ये 24 के मैं आपको अंदर। बताऊं, मैं सॉरी, मैं कंप्लीट कर दूं इस्माइल। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अभी इस सूरत हाल के बजाय इस वक्त तहरीक इंसाफ को हुकूमत दे दें तो 6 महीने के अंदर सब कहेंगे कि पाकिस्तान जबरदस्त हो गया। नहीं, पाकिस्तान के बड़े देर पा बहुत बड़े मसाइल हैं, और वो मसाइल किसी भी इंफरादी हुकूमत की कारकर्दगी से ठीक नहीं होने वाले जब तक वो निजाम जो टूटा हुआ है उस टूटे हुए निजाम को नहीं आप ठीक करेंगे। जिस मर्जी को आप हुकूमत दे लें, आप इन्हीं मसाइल में घिरे रहेंगे। अच्छा, मेक सेंस। सो लॉजिकल, सो द पॉइंट ऑफ मिसाक जमहूरियत 2.0, इसके अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो हम बात कर रहे हैं उसका एजेंडा सिर्फ ये है कि सियासी जमातें जो हैं उन्होंने एक पेज पर आना, इकट्ठे बैठने, सियासी लीडरान ने कहना है कि भाई जो मामलात हैं वो पार्लियामेंट में हल होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के 243, 44, 45 आइन के जो आर्टिकल्स हैं उनकी इन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगी। अपनी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड जो फाइन लाइंस और बाउंड्रीज़ हैं उससे जो एक्सीड करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस, उनको बताया जाएगा कि प्लीज़ डू नॉट डू दैट, वेरी रिस्पेक्टफुली, मतलब गुस्ताखी माफ़, लेकिन वेरी रिस्पेक्टफुली प्लीज डोंट डू दैट। तो जब ये सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद हुकूमत चाहे PMLN की बनती है, PTI की बनती है, या पीपल्स पार्टी की बनती है फेडरल के अंदर और बाकी प्रोविंशियली, तो दैट डज नॉट मैटर। ऐसा ही है, ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हर एक की अपनी ख्वाहिश होती है। किसी को ये तो नहीं शक होना चाहिए ना कि अगर अभी इलेक्शन कॉल हो जाएगा तो असल में क्या चाहेगा कि कौन सी सियासी पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत के आए। तो जाहिर है मेरी ख्वाहिश ये होगी कि तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन जीत के आए ना। हो सकता है आपकी ख्वाहिश हो मुस्लिम लीग नून हो, तीसरे की ख्वाहिश को पीपल्स पार्टी हो, लेकिन जब तक वो एक ऐसा सियासी निजाम है जिसके अंदर इलेक्शन होने के बाद जो हुकूमत आएगी उसको मैं और आप और बाकी जो भी हैं वो सब देख रहे हैं, वो कह रहे हैं यार ठीक है, पाकिस्तान के अवाम की हकीकी नुमाइंदगी कर रहा है ये, तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं। देखें, असल चीज है, लोग मुझसे पूछते हैं यार जमहूरी निजाम की, हकीकी जमहूरी निजाम की आप बताएं कि क्या डेफिनेशन है, कैसे फैसला हो कि इमरान खान वजीर आजम हो तो फिर हकीकी जमहूरियत कोई और हो तो नहीं है। नहीं, बहुत सादा सी इसकी जो है ना तशरीह है। अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले वो लोग कर रहे हैं जिनको पाकिस्तान के अवाम ने हकीकी तौर पर अपना मैंडेट देके पार्लियामान में भेजा है तो जमहूरियत है, और अगर ऐसा नहीं है तो जमहूरियत नहीं। ये बिल्कुल सादा सा है। यहाँ पे तो डिबेट फिर फॉर्म 45 और 47 वाली आ जाएगी ना। हो सकता है अवाम ने 45 भेजा, ये ना हो कि बहस जो है वो ये हो रही हो कि जी फॉर्म 45 वाला कौन सा है कि फॉर्म 47 वाला कौन सा है। लेकिन एक और बहुत अहम इदारा है, आपके आईनी ढांचे का हिस्सा है, जो जिस तरीके से ये सियासतदानों की लड़ाई से वो मुतासर हुआ है उसके ऊपर भी बात करने की जरूरत है, वो है अदलिया। आपने ये जो 26वीं तरमीम की अभी बात हो रही है, ये सिर्फ 26वीं तरमीम का तो मसला नहीं है। आप क्योंकि सियासतदान पार्लियामान के अंदर बैठ के सियासी मामलात को एक सियासी अमल से हल नहीं कर सकते जो कि होना चाहिए, तो हर सियासी मामला, हर बड़ा सियासी मामला, हर पेचीदा सियासी मामला जो है वो कहां जाता है, वो अदालत में जाता है। तो और फिर उनको भी साइड लेनी पड़ती है। हाँ, तो अदालत जो है जो एडजुडिकेटर हो जाती है पॉलिटिकल इश्यूज की। तो अगर उमर अता बंदियाल का बेंच ये कहता है कि नई कासिम सूरी की करारदाद जो है, जो उन्होंने जो मुस्तरद की वो ठीक नहीं था और एक नए इलेक्शन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, असेंबली तहलील नहीं है, तो हर तरीके इंसाफ का सपोर्टर ये कहेगा कि उमर अता बंदियाल जो है ये दूसरी साइड के साथ मिल गया है और ये तरीके इंसाफ का मुखालिफ है। इसी तरीके से जिस वक्त फैसला आएगा काजी फाइज ईसा का, बल्ले का निशान नहीं देंगे तो यही उनका रिएक्शन होगा। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि भाई जो सबूत थे जो दिखाने थे पनामा के अंदर कि लंदन में जो प्रॉपर्टीज थी वो हक हलाल की जराए से हासिल की गई हैं,
तो मियां नवाज शरीफ उसमें नाकाम रहे हैं, तो सारा मुस्लिम लीग नून कहेगा कि जी ये तो साकिब निसार जो है ये तो मुस्लिम ये तहरीक इंसाफ के साथ मिल गए और ये इमरान खान प्रोजेक्ट का हिस्सा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो बहुत बुरी तरीके से पोलिटिसाइज करके हमने डिवाइड कर दिया है जुडिशरी को। ये भी एक बहुत अहम वजह है कि जिसकी वजह से हमें पार्लियामान को वाकई में वो जगह बनानी है जहां तमाम पाकिस्तान के सियासी मामलात का हल निकाला जा सके। एब्सोल्युटली। बड़ी मुझे ये गुफ्तगू जो है जो हम दोनों कर रहे हैं शायद बहुत से लोगों को बड़ी आइडियलिस्ट लगे, बट मेरा ख्याल है इन प्रैक्टिकल अगर आप इन रियलिटी में इसको देखें तो दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। इसके अलावा तो कोई और सोल्यूशन पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता।